सभी को नमस्कार। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए बच्चों, हमारा जो टेंस का टॉपिक चल रहा था, टेंस के टॉपिक में हमने 4 पार्ट अब तक पढ़ाए। उन 4 पार्ट में हमने ये बताया सबसे पहले टेंस क्या है, उसके बाद टेंस के प्रकार, उसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर चल रहे थे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने एक तो डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट को कहते हैं। उसी में हमने एक डिस्क्रिप्टिव पढ़ा और दूसरा हम पढ़ रहे थे फंक्शनल। ठीक है, अब इस नेक्स्ट में देखिए तो फंक्शनल में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि अफर्मेटिव जो सेंटेंस हैं उनको किस तरह से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। उसी में आगे हम देखें नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस को जानने से पहले ये आप समझ लें इसका रूल कि इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी टेंस की, कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं बच्चों हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, और उसमें भी कौन सा? फंक्शनल। कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं हम? फंक्शनल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें एक बात हमने ये जान ली कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ठीक है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। यानी कि एक वचन करता है तो क्रिया एक वचन, बहुवचन करता है तो क्रिया बहुवचन। ये नियम आपको याद रखना है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम है और ये सभी टेंसेस में लागू होता है। तो इसमें देखें, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो उस तरह से वो स्ट्रक्चर आता है। अब इसमें रूल में ये लिख लें कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? एक तो डू और दूसरी डज होती है। कौन कौन सी होती है? डू और डज। ध्यान रखना, डू का प्रयोग हम आई वी यू दे, ठीक है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ करते हैं। ठीक है, और डज का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एक बात तो हमें ये याद रखनी है, हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है और डू का प्रयोग आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, एक वचनकर्ता के साथ करते हैं। पहली बात तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के बारे में ये जाने। दूसरी बात आप ये जाने कि हेल्पिंग वर्ब का जो यूज है, हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यूज हम कहाँ करेंगे? एक तो नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे और एक इंट्रोगेटिव में करेंगे, और एक हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे उसमें करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं करते। हम कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब इज नॉट यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी कि सकारात्मक वाक्यों में हम इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उनका यूज नहीं करते। व्हाट, एक बात आप याद रखें, व्हेन वी मेक द सेंटेंस एम्फेटिक, जब हम वाक्य को एम्फेटिक बनाते हैं, व्हाट इन द एम्फेटिक सेंटेंस, in the emphatic sentence we use HV in the affirmative sentence। ध्यान देना बच्चों, क्या कह रहा हूं इस बात में। पहली बात तो ये समझ लें कि इसकी हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है। डू का प्रयोग हम आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और डज का प्रयोग कहाँ करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, दूसरी बात कि हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, तीनों तरह के वाक्यों में हम इन हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। दूसरी बात, हेल्पिंग वर्ब इज नॉट यूज्ड इन अफर्मेटिव, सकारात्मक वाक्यों में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज इसमें नहीं करते। लेकिन
इन द एम्फेटिक सेंटेंस, एम्फेटिक क्या होते हैं? जब हम किसी क्रिया पर जोर देते हैं, ठीक है, जब हम किसी क्रिया पर जोर देते हैं तो वाक्य एम्फेटिक बनता है, प्रेरणार्थक बनता है। तो उस कंडीशन में हम एफर्मेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं। कैसे, इस बात को थोड़ा सा समझ लें। जैसे देखो, जैसे हम कहें जैसे मैं कहूँ राम अंग्रेजी पढ़ाता है, ध्यान देना बच्चों इस बात पर। ये वाक्य कैसा है? ये तो हो गया सब्जेक्ट, ठीक, ता है यहाँ पर टेंस की पहचान दे रहा है। ये क्या आ गया? पढ़ाना क्रिया। टेंस की जो सूचना देने वाले शब्द हैं उनको हटाने पर जो शेष बच रहा है उसमें ना लगा दो, क्रिया हो गई पढ़ाना। तो हमने नियम पढ़ा था कि सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब यहाँ पर क्या है? टीच। क्या है मेन वर्ब? टीच है। अब ये तो हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट और ये हो गई प्लूरल वर्ब, तो मेल नहीं खाएगा, इसीलिए हम इस वर्ब को भी क्या बनाएंगे? प्लूरल। कैसे बनाएंगे? एस या ईएस लगाकर। ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कहाँ एस लगेगा, कहाँ ईएस लगेगा और ये क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो राम टीचर्स, अब क्या बचा? इंग्लिश पीछे आ गया। तो ये तो वाक्य कैसा रहा भैया? एफर्मेटिव। ये वाक्य कैसा रहा? ये सेंटेंस है हमारा एफर्मेटिव। और यदि इसी को मैं एम्फेटिक बना दूं, एम्फेटिक कैसे? देखो, अगर इस बात को कहें हम कि राम अंग्रेजी पढ़ाता तो है। देखो बच्चों, क्या बोला? राम अंग्रेजी पढ़ाता तो है। आपके टीचर स्कूल से घर आए, ठीक है, उन्होंने यानी कि आपके किसी फैमिली मेम्बर ने शिकायत कर दी कि बच्चा नहीं पढ़ता है, तो आपका जवाब क्या होगा? मैं पढ़ता तो हूँ, मैं पढ़ता तो हूँ। मेरी शिकायत क्यों कर रहे हैं? मैं पढ़ता तो हूँ। तो ध्यान देना, ये तो वर्ड किसके लिए आ रहा है? किस पर इफेक्ट कर रहा है? पढ़ने पर। मैं पढ़ता तो हूँ, मेरी शिकायत क्यों कर रहे हैं? तो ये किस पर स्ट्रेस दे रहा है? पढ़ना क्रिया पर, ठीक है। तो इसमें हम इन वाक्यों में हम सहायक्रिया डू डज का प्रयोग करते हैं। कैसे? ये बन गया राम। अब देखो सिंगुलर के साथ हम डज लगाते हैं, राम डज। मेन वर्ब आ गई क्या? टीच और इंग्लिश। आमतौर पर इसको बच्चे रॉन्ग मानते हैं सेंटेंस को, लेकिन ये बच्चों ये सेंटेंस सही है। यहाँ डज क्यों आया? क्योंकि डज यहाँ पर इसको एम्फेटिक बना रहा है, तो ये सेंटेंस हमारा कैसा हो गया? एम्फेटिक हो गया, ठीक है। राम डज टीच इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ता तो हूँ, मैं पढ़ता तो हूँ। आई डू रीड, मैं पढ़ता तो हूँ। ये वाक्य कैसे हैं भैया? ये वाक्य एम्फेटिक है। इनमें सकारात्मक वाक्यों में भी सहायक्रिया का प्रयोग हो रहा है, तो वाक्य कैसा बन जाता है? एम्फेटिक बन जाता है, ठीक है। अगर वाक्य केवल सकारात्मक है तो सहायक्रिया का यूज नहीं होता। उस कंडीशन में हम या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या उसमें एस लगाएंगे। लेकिन वाक्य को जब हम एम्फेटिक बना देते हैं तब हम उसके साथ सहायक्रिया का प्रयोग करते हैं। एक बात तो ये आप समझ लें, ठीक है। ये दोनों वाक्य हमारे कैसे हो गए? एम्फेटिक। तो ये आप नोट डाल के यहाँ लिख लेना। वैसे मैंने वहां लिखा है, नोट डाल के क्या लिख देंगे कि यदि सकारात्मक वाक्य के साथ सहायक्रिया डू या डज लगा दिया जाए तो वाक्य एम्फेटिक बन जाता है। वाक्य कैसा बन जाता है? एम्फेटिक बन जाता है, ठीक है। ये आप नोट कर लें। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे नेगेटिव सेंटेंस की। देखो नेगेटिव सेंटेंस में क्या है? नेगेटिव सेंटेंस की यदि हम बात करें तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या लगाएंगे हम? इस टेंस की सहायक्रिया डू या डज, फिर नॉट आएगा और इसकी मेन वर्ब क्या होती है? V1 होती है और अदर वर्ड्स पीछे लिख देंगे। यहाँ हम ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि जरूरी नहीं है वाक्य में ऑब्जेक्ट हो, जरूरी नहीं है ये वर्ब ट्रांजिटिव हो, इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। तो अदर वर्ड्स में सभी कुछ आ जाते हैं, ठीक है, अदर वर्ड्स में सब आ जाते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बना नेगेटिव सेंटेंस का।
अब ध्यान देना बच्चों एक बात पर, अभी से हम इस बात को दिमाग में लेके चलेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया है और ये उसकी मुख्य क्रिया है। तो जैसे जैसे हम टेंस बदलते चलेंगे आगे तो केवल इन्हीं दो में परिवर्तन होगा, बाकी का पूरा स्ट्रक्चर इसी तरह से होता है। यदि हम एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो एफर्मेटिव में थोड़ा सा हमें विशेष याद रखना है, बाकी का सबका स्ट्रक्चर यानी कि सभी टेंसेस का नेगेटिव का स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, केवल हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बदलनी है। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, ठीक है, इंट्रोगेटिव का तो सबका एक जैसा स्ट्रक्चर होता है, केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बदलती है। जैसे हम इसका एग्जांपल ले लें, जैसे वह मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। ध्यान देना बच्चों, क्या कह रहे हैं, वह मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। तो सब्जेक्ट कौन हो गया, वह ही। मैंने कहा क्रिया कहाँ मिलेगी, लास्ट में टेंस सूचक शब्द हटा के क्रिया बन गई, ते हट गया पढ़ाना, ठीक। लेकिन इसमें नहीं आ रहा है तो नहीं के लिए ही के साथ क्या लगा देंगे, डज नॉट, और वी बन के आ गई पढ़ाना, टीच, ठीक है। अब आ जाओ क्या बचा, मुझे और इंग्लिश। हमारे पास ऑब्जेक्ट के लिए हमने दो शब्द बताए थे, एक तो क्या और एक किसको। क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश। किसको पढ़ाते हैं, मुझे। किसको का जो उत्तर आएगा वो पहले आएगा और क्या का जो उत्तर आएगा वो पीछे आएगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। मेन वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यदि हम इनको बदल लें तो अगर इसको यहाँ लिख दें तो ये टू से जोड़ा जाएगा, फिर ही डज नॉट टीच इंग्लिश टू मी, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये बाकी कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। और एक और लिख लें, वह मेरे लिए कुछ नहीं लाता है। ध्यान देना बच्चों, वह मेरे लिए कुछ नहीं लाता है, वह ही। ध्यान देना सब्जेक्ट आ गया, लाना क्रिया हो गई, लेकिन कुछ नहीं है। इसको हम दो तरह से बना सकते हैं, एक तो हम इसी तरह से बना दें, ही डज नॉट, ठीक है, लाना ता हट गया, लाना क्रिया, ब्रिंग, ही डज नॉट ब्रिंग कुछ। अब यहाँ देखो नहीं तो लग गया नॉट में, अब कुछ बचा, कुछ के लिए क्या लगा देंगे, एनीथिंग, मेरे लिए फॉर मी, ही डज नॉट ब्रिंग एनीथिंग फॉर मी। और इसी वाक्य को हम ऐसे बना सकते हैं कि डज नॉट की जगह इसको एफर्मेटिव बना देंगे और कुछ नहीं का लगा देंगे, नथिंग। ये ट्रांसफॉर्मेशन में सीखेंगे हम। तो ही ब्रिंग्स नथिंग फॉर मी, एनीथिंग का हो गया नथिंग, इसके साथ नॉट जुड़ गया, ठीक। जब ये नॉट इसके साथ चला जाएगा तो वाक्य हो गया सकारात्मक, इसलिए क्या लगा देंगे, ब्रिंग्स, ही ब्रिंग्स नथिंग फॉर मी, वो मेरे लिए कुछ नहीं लाता है। बात समझ रहे। तो ये वाक्य कैसे हो गए, नेगेटिव हो गए। तो हमें याद रखना है ये सभी तरह के वाक्य हमारे लिए काम आते हैं। और देखें, यदि हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें, इंटरोगेटिव सेंटेंस, सभी ध्यान दें एक बात पर कि यदि हम किसी एकेडमिक क्लास में पढ़ रहे हैं, जैसे 9th 10th 11th 12th, ठीक है, यदि हम बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए एक बात मैं बता रहा हूँ कि यहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो एकेडमिक क्लास में जो प्रश्न आते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस के होते हैं, और जो आंसर होगा वो असर्टिव में होगा, या तो सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा। तो हमें इन दोनों वाक्यों को, सभी टेंसेस के वाक्यों को सीखना है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनमें क्या है, ये जो सेंटेंस हैं ग्रामर के और जो पार्ट हैं उनमें काम आते हैं। जैसे आप एक्टिव से पैसिव बनाओगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे, ठीक है, आप यदि ट्रांसफॉर्मेशन करोगे
तो ये सारी चीज़ वहाँ काम आती है, तो ये हमें यहाँ थोड़ा सा सीखना है। बाकी इधर पार्ट में भी ये काम आते हैं। तो यहाँ देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब मैंने बताया, द सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, एक प्रश्न जो वाक्य, यानी कि एक वाक्य जो प्रश्न पूछता है वो कैसा होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। सेंटेंस के प्रकार एक अलग से वीडियो है, उसको आप देखना, उसमें पूरे सेंटेंस के प्रकार डिस्कस किए गए हैं। अब देखो यहाँ एक बात समझना, प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक ऐसे वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और एक ऐसे वाक्य जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य, या इनको दूसरा नाम भी है यस नो टाइप, यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या नाम है इनका, यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन भी इनको हम कहते हैं। दूसरा WH वर्ड बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। WH वर्ड बेस्ड क्वेश्चन यानी कि उनमें WH वर्ड जिनमें आते हैं वो WH वर्ड, और जो HV से शुरू होते हैं वो यस नो टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन। एक बात आप हमेशा याद रखें कि HV से जो प्रश्न शुरू होते हैं उनका आंसर हमेशा यस या नो में होता है। उसके आगे हम चाहे कितनी भी डिटेल लिखें, लेकिन उसका मेन आंसर यस नो में होगा, और यस नो पूछने के लिए वो प्रश्न होते हैं। यहाँ देखो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि HV से शुरू होने वाले सेंटेंस। अब इनमें हम एक स्ट्रक्चर लिख लेंगे दोनों में। पहला स्ट्रक्चर HV से शुरू होने वालों में, तो HV को सबसे पहले लिख दो, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब आ गई फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, उसके बाद अदर वर्ड्स लिख दो, क्वेश्चन मार्क आ गया। इसकी बात करें तो WH वर्ड पहले आ गया। WH वर्ड का मतलब है प्रश्न सूचक शब्द से शुरू होने वाले वाक्य। जैसे आपने सुना होगा व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, ठीक है, ये सब क्या है, ये WH वर्ड। इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर WH वर्ड से ये शुरू होते हैं। बाकी और भी हैं, इनको पढ़ेंगे आगे हम। तो सबसे पहले WH वर्ड आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये दो प्रश्न है बच्चों, ध्यान देना, इन दोनों की हम एग्जाम्पल कर लेंगे। पहला, जैसे मैं कहूँ क्या वह आम लाता है जब कभी वह बाजार जाता है। ध्यान देना बच्चों, क्या वह आम लाता है जब कभी वह बाजार जाता है, ठीक है। या मैं ये कह सकता हूँ कि क्या तुम्हारे पिताजी आम लाते हैं जब कभी वह बाजार जाते हैं। कैसे बनाएंगे, जब क्या से वाक्य शुरू हो रहा है। ध्यान देना, एक कंफ्यूजन बच्चों में होता है कि वर्ड का मतलब भी क्या लगाते हैं वो, ठीक। तो ये समझ लेना कि अगर वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो उस वाक्य को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, और क्या शब्द बाजार बीच में लग रहा है, जैसे वह क्या लाता है, तो वर्ड से शुरू होगा। उस समय कोई ऑब्जेक्ट पूछ रहा होता है और यहाँ यस नो पूछ रहा होता है, तो डज ही, ठीक। पहले इसको बना दें, ये तो दूसरा वाक्य पीछे जुड़ जाएगा, पहले मेन जो है वो बना देंगे। डज ही, क्रिया क्या है, लाना, ब्रिंग। ध्यान देना, जब डू डज आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, SES नहीं आएगा। डज ही ब्रिंग मैंगोज। अभी आम के लिए केवल मैंगो मत लगाना, मैंगोज, क्योंकि एक आम थोड़ी लाएगा। डज ही ब्रिंग मैंगोज, क्या वो आम लाता है, यहाँ तक बन गया। अब इसको मैं देखो यहीं तक सीमित कर सकता हूँ, अब ये इतना है तो थोड़ा बना दें। जब कभी, वेन एवर
अब ये वाक्य कैसा बच गया, सकारात्मक बना के नहीं, whenever he goes to market। ध्यान देना बच्चों, मेन वाक्य तो प्रश्न में ये है, ये तो कनेक्टिव से जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये जैसा वाक्य है वैसा हमने इसको बना दिया। तो ये वाक्य कैसा बना, प्रश्नवाचक। अगर मैं इसको कहूं कि वह क्या लाता है जब कभी वो बाजार जाता है, अगर इस बात को पूछ ले, चलो इसी में इसी को कर ले कि यहाँ क्या को यहाँ से हटा के यहाँ लगा दें, वह आम हटा दिए, वह क्या लाता है जब कभी वो बाजार जाता है, ठीक। तो यहाँ से आम हट गया और ये यहाँ लग गया, वह क्या लाता है जब कभी वो बाजार जाता है। तो यहाँ इसके लिए क्या बनाएंगे, वॉट। अब उसके बाद सहायक क्रिया आ गई डज, फिर क्या आ गया सब्जेक्ट ही, मेन वर्ब आ गई ब्रिंग, व्हाट डज ही ब्रिंग, वो क्या चीज लाता है, अपोर आ गया व्हेनेवर ही गोज टू मार्केट। समझ रहे हो, तो इस तरह से ये वाक्य बनते हैं। ये वाक्य कैसे हो गए, ये वाक्य हो गए हमारे, ध्यान देना, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इनमें हमने क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाया, और इसमें हमने पहले क्या लगाया, WH वर्ड को पहले लगाया। अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द कोई आ रहा है तो उससे वाक्य शुरू करेंगे, बाकी का पूरा स्ट्रक्चर पीछे का सेम है, और नहीं आ रहा है तो सहायक क्रिया से करेंगे, ठीक है। प्रश्न जो हमारे होते हैं वो इस तरह से होते हैं, और उनके आंसर बनाना हम आगे सीखेंगे। पहले थोड़ा सा हमें ये बेस क्लियर करना है, उसके बाद अपन आगे चलेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने अभी से शुरू किया है वो लास्ट वीडियो देखें ताकि आपको ये पूरा क्लियर हो जाए, और कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाएं। ये हर क्लास के बच्चे के लिए, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि टेंस के बिना आप कोई भी ग्रामर का टॉपिक नहीं सीख पाओगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।